Hello everyone, welcome to UPSC Digital Library. Welcome to the comprehensive course on Modern Indian History. Modern Indian History के comprehensive course में आप सभी का स्वागत है. Just how you guys would have heard about the word preamble in the Constitution, in the same way, this video is the preamble for this entire comprehensive course. जिस तरह से आप लोगों ने संविधान के साथ प्रियम्बल के बारे में जरूर सुना होगा, जरूर उसे पढ़ा होगा, ठीक उसी तरह ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये इस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स का प्रियम्बल है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड प्रियम्बल? प्रियम्बल शब्द का मतलब क्या होता है? सो लेट्स से अ डॉक्यूमेंट हैज टू बी प्रिपेयर्ड. मान लीजिए कि एक डॉक्यूमेंट तैयार करना है. सो बिफोर दैट देयर हैज टू बी अ विजन. एक सोच होनी चाहिए कि वो डॉक्यूमेंट में क्या क्या होगा. एंड देन देयर हैज टू बी एन आउटलाइन ऑफ वेरियस फैक्ट्स और थीम्स दैट हैज टू बी इनकलकेटेड इन दैट डॉक्यूमेंट. कहने का ये मतलब है कि अगर आपके पास एक विजन है और आपने वो पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए हैं जो कि उस डॉक्यूमेंट में होने ही चाहिए, तभी वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट होगा. तो ये जो हमने एक आउटलाइन तैयार की है इसको प्रियम्बल कहते हैं. नाउ इन द पॉलिटी ऑल्सो समटाइम्स इट इज आस्क्ड दैट कैन वी से दैट प्रियम्बल इज द समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि क्या प्रियम्बल हमारे संविधान का सार है या समरी है. द आंसर इज नो. व्हाई? बिकॉज समरी इज रिटन वंस द डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड और वंस अ बुक इज रिटन. जब एक किताब लिख ली जाती है तो उसके बाद उसकी समरी बनाई जाती है. इन द सेम वे दिस प्रियम्बल इज प्रिपेयर्ड बिफोर स्टार्टिंग द डॉक्यूमेंट. किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने से पहले प्रियम्बल बनाया जाता है एंड हेंस इट इज नॉट द समरी. इसको आप एक इंट्रोडक्शन की तरह ले सकते हैं या आप एक विजन की तरह एक प्रियम्बल को ले सकते हैं. So if you guys will sincerely watch this video, which is the preamble of this comprehensive course, it will make a lot of sense to you in the upcoming videos and you guys will be able to understand the chronology. You guys will be able to easily grasp the story. अगर आप इस वीडियो पर ध्यान देंगे तो आने वाले वीडियोस में जो क्रोनोलॉजी है, जिस पैटर्न में ये स्टोरी आगे बढ़ेगी, वो समझना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा. Quickly, let me give you one more example. If you guys watch a movie and which is, let's say, a bit complex, or you get to understand the story of that movie in the end, in the climax scene. मान लीजिए आप कोई मूवी देखते हैं और वो थोड़ी सी जटिल या थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स या कठिन फिल्म है और आपको उस फिल्म का मतलब उसके अंत के जो क्लाइमैक्स सीन होता है, लास्ट के 5-10 मिनट में समझ में आता है. और अब आप अपने किसी दोस्त के पास जाए. नाउ यू गो एंड मीट योर फ्रेंड एंड देन यू आर सजेस्टिंग हिम और हर टू वॉच दैट पर्टिकुलर मूवी. आप अपने किसी दोस्त को बोलते हैं कि यार ये मूवी या फिल्म तो शानदार थी, तुम्हें भी जरूर देखनी चाहिए. सो इन दैट केस इफ यू विल टेल टू योर फ्रेंड about the outline of that movie or the theme of that movie, or rather I should say preamble of that movie. Now if your friend is not interested in watching movie and let's say there was a chance कि वो आधी पिक्चर देख के भाग सकता था, now if he knows that okay this is going to be the chronology of that movie, he might be able to understand the entire story from the beginning itself. उसको शुरुआत से शायद वो पूरी कहानी समझ में आने लगे and then he might watch that movie till the end and he or she may also appreciate that movie like you are doing right now. I hope it is making sense to you now. So let's proceed now. This is about me. I'm Abhijit Singh Arora and you guys can already read, it's written about me. I've already told this in the previous videos also. So let's continue now. Very important thing guys, if you have not visited our website before, please do visit upscdigitallibrary.com. अगर आप लोगों ने हमारी वेबसाइट upscdigitallibrary.com पहले विजिट नहीं की है तो जरूर करें. Over there we are uploading free NCERT based test series for UPSC prelims examination. Till today 7 tests have been uploaded and now as I am on 1 month of leave, so every alternate day I will upload one new test. अब जैसे कि मैं 1 महीने की छुट्टी पर हूं तो मैं हर एक दिन छोड़कर एक नया NCERT based फ्री यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट इसमें अपलोड करता जाऊंगा. प्लीज डू सॉल्व देम.
अब अगले टेस्ट से, लेट्स से टेस्ट नंबर 7, 8 से, अब जो भी उसमें सबसे पहले टेस्ट सॉल्व करेगा या जो उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स लाएगा, उन स्टूडेंट्स के नाम मैं वीडियोस में भी शेयर करूंगा। सो प्लीज टेक दिस एज अ हेल्दी कंपटीशन। आप इन टेस्ट को बहुत सिंसियरली दीजिए। एंड फ्रॉम पास्ट 1.5 years this channel is going on. So far I think 72 to 73 videos have been uploaded so far. Lot of people complain that everybody, most of them say कि अभी फ्री है बाद में पेड हो जाएगा, अभी फ्री है बाद में पेड हो जाएगा, जब पिछले 1.5 साल में पेड नहीं हुआ, when it is not paid from past 1.5 years. And I got many opportunities from Unacademy, Byju's and other organizations who were asking me to teach, but then I denied all of them. मैंने उन सभी के ऑफर्स को डिनाई कर दिया। तो जब अभी तक नहीं किया तो मैं आगे क्यों करूंगा? I already have enough to take care of my needs and it's my passion to teach. तो मैं इसमें तो ऑब्वियसली ये बिजनेस कॉन्सेप्ट नहीं आने दूंगा। इट्स एन ओपन चैलेंज टू ऑल ऑफ यू। ये ओपन चैलेंज दे रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों के कमेंट में पढ़ता हूँ, वो पता नहीं लिख के चले जाते हैं दैट आज फ्री है कल पेड हो जाएगा। तो जब वो कल आ जाए तो मेरे से आके आमने सामने आंख में आंख लगा के बात करना। So those of you who challenge me that UPSC Digital Library would become paid in the future, it's an open challenge. When that happens, come and face me. And I can bet that you will not have that capability because that will never ever happen. Anyways, so now as you guys are watching this video, अब आप लोगों को कोर्स खत्म होने का वेट नहीं करना है. You guys don't have to wait for this course to end. So once you guys would have watched this video, you can immediately go to the website and you guys can download the PDF. जो भी आप देख रहे हैं उसकी PDF देख लें. Now before this chapter 0 that you guys are watching right now, there is one more video which is known as introduction class. फर्स्ट, अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो चलिए अब इसको कंप्लीट कर लीजिए. इफ यू गाइज आर वाचिंग इट राइट नाउ, फिनिश दिस ऑफ, देन गो बैक एंड वॉच द इंट्रोडक्शन क्लास बिकॉज बोथ दीज वीडियोस विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू अंडरस्टैंड द एंटायर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. इन दोनों वीडियोस को देखने के बाद ही आप चैप्टर 1 से देखना शुरू करेंगे. सो जैसे जैसे वीडियो आते जाए उनकी पीडीएफ आप अपने लैपटॉप मोबाइल फोन में पीडीएफ डाउनलोड करते जाएं. ये यूपीएससी टेस्ट सॉल्व करते जाएं. कीप सॉल्विंग दीज टेस्ट. वंस आई हैव डन finished uploading these ancient history free UPSC test, we'll skip this for now. We'll start with free MCQ test of modern Indian history. इसके बाद मैं सीधे modern Indian history के टेस्ट अपलोड करना स्टार्ट करूंगा, so that जैसे जैसे modern Indian history का कोर्स बढ़ रहा है आगे, आप लोग इसके PDF, इसके MCQ टेस्ट भी सॉल्व कर पाएंगे. See, not just the videos, now even this MCQ tests are also free of cost. ये आप लोगों को शायद नहीं मालूम होगा, you guys might not be knowing that this website is hosted on GoDaddy, which has costed me around 8,700 rupees yearly. So I pay for this from my own pocket. All right, why? Because I want you all to come here to download these PDFs, to solve these free MCQ tests, which otherwise would be paid if you will go to other places. नहीं तो ये दूसरी जगह आपको पेड मिलेंगे. आपको पेड करने हैं तो वो कर लीजिए. So बट अदरवाइज आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप यहाँ से इनको सॉल्व करें. उसमें आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मिलेंगे. सो आई थिंक दैट आई हैव ऑलरेडी टेकन अ लॉट ऑफ टाइम. नाउ क्विकली प्रोसीड नाउ एंड लेट्स बिगिन विद दिस प्रीएम्बल ऑफ दिस कोर्स. चलिए प्रीएम्बल शुरू करते हैं. क्वाइट ऑब्वियसली देयर्स अ रीजन व्हाई द यूरोपियंस वुड कम टू इंडिया. एक कारण होगा कि ये जो यूरोपियन देश के जो कुछ लोग हैं वो हमारे भारत देश में आएंगे. आई वुड बी एक्सप्लेनिंग इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी. हर एक एक स्लाइड को मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक्सप्लेन करूंगा. सो जस्ट होल्ड ऑन टू योर हॉर्सेस, वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड देन वेदर यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश और हिंदी, आपको मेरी बातें समझ में आएंगी. नाउ व्हेन दीज यूरोपियंस वुड कम, some of the Europeans among each other would start fighting with among each other. मतलब कुछ यूरोपियंस आपस में लड़ना शुरू कर देंगे और उसी के कारण होंगे कार्नेटिक वॉर्स. धीरे धीरे वो जितने भी यूरोपियंस हैं उनमें से कोई एक ऐसी शक्तिशाली यूरोपियन पावर होगी जो अपने आप को भारत में इस्टेब्लिश कर लेगी. नाउ सी, यू नीड नॉट वरी अबाउट द टेक्निकलिटीज और डिटेल्स एज ऑफ नाउ. अभी आप लोगों को इसकी जटिलताओं में फंसने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है. अभी तो सिर्फ एक भूमिका तैयार की जा रही है. राइट नाउ जस्ट द प्रीएम्बल इज बीन मेड. So one by one, when we'll go into each and every video, it will make a lot of sense to you. तो मैं इन यूरोपियंस की बात कर रहा हूं. जैसे पोर्तुगीज की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है,
वो इस सन में बनेगी, इंग्लिश की इस साल में, डच की इस साल में, डैनिश की इस साल में और फ्रेंच की इस साल में. So this is how these European East India companies would be formed, the Portuguese, English, Dutch, Danish, French. Some of you who are extremely weak in geography, आप में से कुछ लोग जो geography में काफी कमजोर हैं, who do not know where is Portugal, who do not know where UK is situated, where Dutch, Danish and French people reside, you need not worry. When we will take up this video, जब हम इस वीडियो पर आएंगे, I will show you the world map, we'll locate these places, we'll discuss how they came to India, what were their motive, एंड देन व्हाट हैपेंड टू देम वन बाय वन. जब हम अगले वीडियो में इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं वर्ल्ड मैप में आपको ये देश भी दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा कि वो भारत क्यों आए, वो आपस में लड़ते लड़ते एक एक करके कैसे एलिमिनेट हुए, और लास्ट में कैसे सबसे पावरफुल ये ब्रिटिश की ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये बनती है, जो बाद में अपने आप को बंगाल में इस्टेब्लिश करती है. हाउ दीज ब्रिटिश पावर would it establish itself in Bengal. Now, once we have understood about these different companies that came from the Europe, obviously they won't be allied to each other. ये एक दूसरे के दोस्त नहीं होंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे, because all of them want the supremacy to be established in India. ये सभी चाहते हैं कि भारत में हमारा ही राज हो. So what will happen is they will start fighting with each other. So when this English people and the French people, because both of them were powerful, they will start fighting with each other. This will lead to Carnatic wars. जब ये जो अंग्रेज और ये जो फ्रेंच ये लोग आपस में लड़ने लगेंगे, इस इनके जो राइवलरी है, ये इनके जो आपस में युद्ध होंगे, इनको हम लोग कार्नेटिक वॉर्स कहेंगे. और ये 3 कार्नेटिक वॉर्स हुए थे, इनको भी हम लोग आराम से डिटेल में देखेंगे. विल स्टडी देम इन डिटेल about these Carnatic wars which happened between these English people and the French people. So in the end, when the British would remain as the most powerful European company in India, बाद में जब ये ब्रिटिश पीपल या इंग्लिश पीपल सबसे ज्यादा ताकतवर बचेंगे हमारे देश में, then they will establish their power in Bengal. फिर वो बंगाल में अपना वर्चस्व स्थापित कर देंगे. So it's not like the British were able to capture Bengal or establish their power in Bengal in 1 or 2 days. It happened over a due course of time. उसमें समय लगा था. धीरे धीरे ये इंग्लिश पीपल ने अपनी पावर इस्टेब्लिश की थी बंगाल में. So we'll also study about 2 battles. I had already explained the difference between battle and war in ancient and medieval history. So battle is a one-day event. Battle एक दिन के लिए लड़ा जाता है. If the fight is going on for more than 1 day, अगर एक दिन से ज्यादा लड़ाई हो रही है, then it is known as war. So as it's written over here battle, जैसे यहाँ पर battle लिखा है, so there has to be a specific date. उसकी एक specific date होनी तय है. Why? Because it will happen only for 1 day. And if it has happened for 1 day, so there has to be a specific date. अगर battle एक दिन के लिए लड़ा जाएगा तो उसकी एक specific date होगी. Whereas in case of a war, it will not have any specific date. All right. So because it is fought for more than 1 day. So that is why whenever prominent battles would be mentioned, जहां जहां पर भी ऐसे important battles mention किए जाएंगे, you must try to remember their dates. All right. आपको इनकी dates याद होनी चाहिए. All right. Now, obviously, there is one very important Indian power that we also have to read and study and understand. एक हमारे देश की भी एक बहुत पावरफुल एक साम्राज्य है मराठा, उनको भी समझना बहुत जरूरी है. So we'll do that also in this video series. Now, if you guys remember, in the ancient history and in the medieval history, whenever we used to study about any dynasty or empire, जब भी हम किसी dynasty empire के बारे में पढ़ते थे, it used to revolve around any king or emperor. वो किसी राजा या महाराजा के अराउंड रिवॉल्व करती थी. So we used to say, okay, that let's say in the medieval history that Akbar was the Mughal emperor. All right. So what was the social conditions during his rule? What were the economic conditions during Akbar's rule? How were the people, common people living at that time? What was the art and architecture during Akbar's rule? All right. In the same way, I have tried to arrange this modern Indian history also.
so that it will make more sense to you. So for an example, so let's say if I talk about Warren Hastings, need not to worry as of now. अभी आप लोगों को वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में नाम सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है। कहने का ये मतलब है कि हमारे देश में जो भी गवर्नर होंगे, गवर्नर जनरल होंगे, वाइस रॉय होंगे, जो हमारे देश पर शासन कर रहे थे उस समय, so what I mean to say is I'm talking about the governors or governor general or viceroy. As of now, you guys need not to worry कि गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइस रॉय में क्या डिफरेंस होता है. At the right time, all these things will make sense to you. So these people would be ruling over India. So it will make sense that chronologically we'll try to look at some of the prominent people who were having their power in India and what all events happened during their rule. उनके साम्राज्य में क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स या घटनाएं हुई थी हमारे देश में, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे. सो फॉर एग्जाम्पल, जब वॉरेन हेस्टिंग्स हमारे देश पर उनका वर्चस्व था तो एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था. All right, this came in 1773. Again, need not to worry as of now. What was the reason of this regulating act? What were the benefits and the drawbacks of this regulating act? And then during the rule of Warren Hastings, the first English and the Maratha war also took place, and the second English and the Mysore war took place. Now don't get confused. This is between the English people and the Maratha, and this is between the English people and the Mysore. All right. So ये इनके शासन के समय हुआ था. We'll also look at the Pitt's India Act of 1784. ये सब चीजें जब लाइन से chronologically आएंगी, when these things would come chronologically in a sequence, it will make a lot of sense to you and it will look very, very easy. After that would come Lord Cornwallis. During his time, third Mysore War, that means third Anglo-Mysore war would take place. और उसी समय एक संधि साइन की जाएगी. That is, संधि means treaty. A document would be signed between two different parties. All right, a kind of peace treaty, you can say, of Srirangapattinam. All right, we'll look into that, all of those things. फिर सर जॉन शोर आएंगे. मैंने उन important लीडर्स जो उस समय जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बाद जो ब्रिटिश क्राउन की तरफ से थे, उन्हीं के नाम यहाँ पर मेंशन और स्पेसिफाई किए हैं. आई हैव नॉट मेंशन्ड ऑल दी गवर्नर्स, गवर्नर जनरल्स एंड वाइस रॉय. ओनली दोज हैव बीन मेंशन्ड whom we should know a bit in detail, and knowing them would make it easy for us to understand the chronology. Like many of you must have heard about Lord Wellesley. उनके साम्राज्य के टाइम पे सब्सिडरी अलायंस हुआ था. The fourth Anglo-Mysore war took place. The second Anglo-Maratha war took place. Now remember, पिछली स्लाइड में हमने फर्स्ट Anglo-Maratha war के बारे में देखा था. So अभी आप लोगों को ये वीडियो डिफिकल्ट लग रहा होगा. As of now, this video might be appearing difficult to you people, but once this course is finished, and at that particular time, if you guys want a 10 minutes revision, quick revision, you guys can play this video in the end as well. आप इस वीडियो को अंत में भी प्ले कर सकते हैं, and then this video would look like a cake walk to all of you. ये वीडियो आपको बहुत आसान और ऐसा लगेगा कि अब आप रिवीजन कर रहे हैं. All right, then we'll look at Lord Hastings and then Amherst. तो एक एक करके हम इनके बारे में देखते जाएंगे. फिर लॉर्ड बेंटिंग आएंगे, विलियम बेंटिंग, जिनके समय में चार्टर एक्ट आएगा. इन्होंने सती एबॉलिश करने में मदद की थी. इन्हीं के टाइम पे एक लॉर्ड मकॉले की भी कमेटी बनी थी, जिसके कारण से हमारे देश में इंग्लिश एजुकेशन की शुरुआत हुई थी. ऑल राइट, सो दोज ऑल थिंग्स विल लुक एट. लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एलिंगबोर्ग, लॉर्ड हर्डिंगे, लॉर्ड डलहाउजी, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उनके समय में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आई थी. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में अगर किसी भी हमारे भारत के हिस्से के किसी भी राजा का अगर बेटा पैदा नहीं होता था, इफ एनी ऑफ द किंग्स नेक्स्ट हायर वाज नॉट अ मेल चाइल्ड, ऑल राइट, अगर कोई लड़की पैदा होती थी, सो इन दैट केस ऑटोमेटिकली देयर एम्पायर वुड गेट lapsed and that will come directly under the control of the British people. तो वो सीधे सीधे ब्रिटिशर्स के अंडर में आ जाता था. अब एक चीज आप लोग समझिए, देखिए, जैसे यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे 1857 की क्रांति होगी, रिवॉल्ट होगा, रिवॉल्ट ऑफ 1857, which is also known as the first war of independence. Most of you must have heard about this at least once in your lifetime. आपने इस
1857 की क्रांति के बारे में तो जरूर सुना होगा। नाउ सी इफ यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी, अगर आप लोगों को ये क्रोनोलॉजी पता है, यू गाइस कैन सी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स होता है, फिर अवध को भी इन लोग अपने कब्जे में ले लेते हैं, फिर रेलवे आ रहा है, टेलीफोन टेलीग्राफ आ रहे हैं। ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल मेक पीपल लॉट मच एंग्री, लोग बहुत गुस्सा हो जाएंगे। फिर बाद में हम एक इमीडिएट कॉज भी देखेंगे कि जो बंदूक की जो कार्ट्रेज थी उसमें ऐसी अफवाहें फैल गई थी कि उसमें सुअर के भी फैट मिक्स किया गया है, गाय का भी फैट मिक्स किया गया है, which hurted the sentiments of both Hindus and Muslims, and then ultimately it led to the revolt of 1857, who were the prominent leaders in this revolt, and how this gave a shock to the British people, कैसे इसने अंग्रेजों को हिला कर रख दिया था। What were the reasons why this revolt failed? ये revolt क्यों हार गए थे हम? All of those things we'll study when we'll come to this chapter. जब इस चैप्टर पर हम पहुंचेंगे तो उन हर एक चीज को हम देखेंगे। Then obviously we'll also look at the agriculture policies of the British people, जमींदारी system, that is the permanent settlement। उसमें जो भी taxes थे उनको fix कर दिया जाता था for a certain duration for some years, that is why it was known as permanent settlement। फिर महलवारी settlement के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और महल बेसिकली मींस विलेज, तो ये विलेज के हेडमैन से पूरे के पूरे विलेज का टैक्स वसूला जाता था। दिस महल मींस विलेज, सो फ्रॉम द विलेज हेडमैन द टैक्स यूज्ड टू बी कलेक्टेड। This Riyat means cultivator, or directly you guys can say the farmers. So in this system, the taxes was directly collected from the farmers. These things were implemented at different places in India. ये भारत के अलग अलग जगहों पर implement किया गया था। कैसे implement किया गया था, क्या सोचकर implement किया गया था, why this was implemented, what thoughts were going on in the British people's mind, what were the reasons why it was successful or failure, we'll look into it. All right. And obviously, we'll also look at some of the educational and social reforms. Now, these are two different approach, Orientalist and the Anglicist. So, as the name, this ANG comes, so it should come to your mind. So, this was the modern way of education in which English was being promoted. इस Anglicist का जो सोच थी, इसमें इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया जाता था। ये सब हम आराम से पढ़ेंगे। और ये जो ओरिएंटलिस्ट था, इसमें हम लोग जो हमारी पुरानी सभ्यता थी, जैसे हमारी संस्कृत, हिंदी और हमारी पर्शियन लैंग्वेजेस, उन सब चीज़ों को हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये दो डिफरेंट स्कूल्स ऑफ एजुकेशन है, द ओरिएंटलिस्ट थॉट्स ऑफ स्कूल एंड द एंग्लिसिस्ट way of thinking about the educational reforms. We'll look into all these stuffs. Obviously, then we'll look at Lord Lytton, Lord Ripon. Very important because from here the local self-government, this concept will start. एक जो लोकल लेवल पर सेल्फ गवर्निंग का एक जो सोच है, वो कहीं ना कहीं इनके समय से आई थी। एंड देन ऑब्वियसली टू प्रिवेंट सम ऑफ द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, जो कि पुराने आर्ट एंड आर्किटेक्चर, उनको प्रिवेंट करने के लिए एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट। लॉर्ड कर्जन के ही टाइम पे बंगाल का विभाजन हो जाएगा। ड्यूरिंग हिज टाइम द पार्टीशन ऑफ बंगाल वुड टेक प्लेस। विल लुक इनटू ऑल दीस थिंग्स, बट आई होप यू गाइस आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्रोनोलॉजी, कैसे कैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। एंड वी आर ट्राइंग टू रीच टिल 1947। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और हमें चाहिए आज़ादी। और इस आज़ादी के लिए ये सारी चीज़ों में हम ये सारे हमारे एक्सपीरियंस का कि में ऐड हो रही है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट इज हैपनिंग नाउ, द गुड थिंग्स वुड कम इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द बैड थिंग्स वुड ऑब्वियसली वुड गेट इरेडिकेटेड। इनमें से कई अच्छी चीज़ें भी थी, जैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ऑल राइट, द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट, द एजुकेशन रिफॉर्म्स, वो सारी चीज़ें जो है वो आज भी हम उन चीज़ों को, कई चीज़ों को फॉलो करते हैं। सो we'll study all these things in the right chronological way. Obviously, you guys must have heard about Raja Ram Mohan Roy and many other socio-religious reformers. So we'll look at them also. उनका क्या क्या contribution था हमारे देश में हमारे religious और cultural level को reform करने के लिए। Then in 1885 Indian National Congress would be formed. तो यहाँ से कहीं ना कहीं एक इंडियन नेशनल मूवमेंट की एक स्पार्क जनरेट होगी। A spark would be generated somewhere in 1885 when Indian National Congress would be formed, and we'll look at as to what happened till 1905. But as soon as 1905 would come, then Bengal would get partitioned, and then the Congress would get split into two different factions. जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस होगी, वो उस समय कहीं ना कहीं उसमें दो सोच के लोग अलग हो जाएंगे। एक को हम कहेंगे मॉडरेट्स
और एक को हम कहेंगे एक्सट्रीमिस्ट। जो मॉडरेट्स हैं वो ये सोचते हैं कि थ्रू नॉन वायलेंस वी कैन गेट इंडिपेंडेंस, वेयर एज द एक्सट्रीमिस्ट वुड थिंक नो, वी मस्ट we have to fight with these British people no matter whatever we have to do, and then only we can get independence. So दोनों अपनी अपनी जगह सही थे. So later on you guys will see that both of them would get again merged. फिर हम स्वदेशी मूवमेंट देखेंगे in which we would be boycotting the foreign goods and the foreign clothes. So which would be a result of this partition of Bengal. पार्टीशन, बंगाल के पार्टीशन के बाद एक स्वदेशी मूवमेंट आता है. फिर मुस्लिम लीग की स्थापना हम देखेंगे. मॉन्टे मिंटो मॉर्ले का एक रिफॉर्म आएगा 1909 में, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे. लखनऊ को एक बहुत इंपॉर्टेंट पैक्ट या एक एग्रीमेंट होगा, उसको भी हम समझेंगे. कुछ कारण थे कि एक नया मूवमेंट शुरू होगा. कौन कौन इस मूवमेंट में था वो सब हम समझेंगे. इस मूवमेंट में वो जुड़े क्यों, इसके क्या क्या विजन्स थे, वो सब हम समझेंगे. विल लुक एट द विजन्स ऑफ दिस होम रूल मूवमेंट, व्हाई दिस स्टार्टेड, लॉट ऑफ अदर थिंग्स वर गोइंग ऑन, देन व्हाट वाज द रीजन ऑफ दिस होम रूल मूवमेंट. Apart from that, there would be some other revolutionary movements also going on, like related to Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad. We'll look at all of those stuffs. Very important. We'll also try to understand what was the role of Mahatma Gandhi in India's struggle for independence. भारत की आज़ादी में गांधी जी का क्या योगदान था, उसको भी हम बड़ी बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे. मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के जो रिफॉर्म थे उसको भी हम देखेंगे. फिर एक रॉलेट एक्ट आता है. अब ये एक्ट जो है ये बहुत ही खतरनाक एक्ट था और कहीं ना कहीं फिर स्थितियां बिगड़ेंगी. जलियांवाला बाग के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा कि अमृतसर में कितने लोगों ने पीसफुल प्रोटेस्ट की थी, लेकिन उनके ऊपर जनरल डायर ने गोलियां बरसा दी थी, कितने लोग मर गए थे. तो यहां तक गाड़ी आगे बढ़ेगी. अब ये जो महात्मा गांधी थे, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, ये सब तो चीजें आएंगी बाद में, लेकिन उन्होंने अपने कुछ टूल्स की मदद से कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे. जैसे he did some experiment in Champaran, he did some experiment in Ahmedabad mill case. ये सारे experiments कर रहे थे just to see whether the non-cooperation movement, non-violence, all of these things could actually be successful or not. एक छोटे छोटे लेवल पर महात्मा गांधी ने इन चीजों को एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की थी, जैसे बिहार के चंपारण में, अहमदाबाद की मिल स्ट्राइक के केस में. एंड देन ही वुड लॉन्च अ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. फिर चौरी चौरा इंसिडेंट, वहां पर पुलिस स्टेशन में आग लगा दी जाती है, उस कारण से वो इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेते हैं. कई लोग नाराज हो जाते हैं, फिर कई लोग स्वराज पार्टी बना देते हैं. सो दीज थिंग्स वुड कीप ऑन हैपनिंग, दैट दीज फ्रीडम फाइटर्स, they would at times be sad with each other, they would be angry with each other, but they all of them had a ultimate goal that India should become free. इन सभी का एक ही मकसद था कि हमारा देश आजाद हो जाए. सबके तरीके अलग अलग हो सकते थे. All of these leaders might be having different ways of getting independence, but उन सभी की एक इच्छा थी कि हमारा देश आजाद हो. We'll also look at the Simon Commission जो भारत आया था 1927 में. In 1927 it came. नेहरू की एक रिपोर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे. फिर सॉल्ट सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, हम सरकार के नियमों को तोड़ेंगे, उस बारे में भी हम देखेंगे. एंड देन देयर वुड बी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दैट वुड हैपन इन दी यूके में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बारे में भी हम देखेंगे कितनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें क्या क्या निष्कर्ष निकला, किन किन कारणों से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भारत से कौन गया था, कौन नहीं गया था, पूना पैक्ट क्या था, पूना पैक्ट की क्या जरूरत थी, उससे हमें क्या फायदा हुआ, इन सभी चीजों के बारे में हम देखेंगे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विल लुक एट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. जब हमारे देश का संविधान बना था ना, तो काफी सारी चीजें इसी एक्ट से डायरेक्टली ली गई थी, उन सब चीजों को भी हम समझेंगे. विल ऑल्सो अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ये जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था ना, विदाउट टेकिंग इंडियाज परमिशन, इंडिया वॉज एडेड इनटू दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर. मतलब द्वितीय विश्व युद्ध में भारत लड़ रहा है और भारत को ही नहीं मालूम है कि वो भी द्वितीय विश्व युद्ध लड़ रहा है. सो दिस मेड द इंडियन freedom fighters very very angry. Mahatma Gandhi was very angry. He launched various things. We'll study about individual satyagrah. हम individual सत्याग्रह के बारे में भी पढ़ेंगे. We'll look at सर क्रिप्स, उनका एक मिशन, एक टीम आती है 1942 में, वो क्या प्लान देती है. फिर उसके बाद भारत छोड़ो का एक आंदोलन छिड़ जाएगा, क्विट इंडिया मूवमेंट, उसको भी हम बड़ी बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे फॉर आवर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. हमारे इंडियन नेशनल आर्मी, आप आजकल तो
सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा इसके बारे में आता है। सो व्हाट वाज दिस INA, इंडियन नेशनल आर्मी, ऑल अबाउट? ये सुभाष चंद्र बोस जी के क्या विजन थे? ये भारत से दूर जाकर क्या भारत की सहायता कर रहे थे? ये कैसे चाहते थे कि देश को आजादी मिले? इस इंडियन नेशनल आर्मी में कौन कौन लोग थे? विल स्टडी ऑल ऑफ दिस इन डिटेल। एक कैबिनेट मिशन प्लान बनता है, फिर एक माउंट बैटन प्लान बनता है जो भारत की आजादी के लिए था और भारत और पाकिस्तान को दो अलग अलग सॉवरेन कंट्रीज में डिवाइड करने वाला था। और अंत में वही होगा जिसका हम सभी लोगों को कई सालों से इंतजार था। भारत आजाद हो जाएगा। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इस एक्ट के भी टेक्निकल डिटेल्स हम पढ़ेंगे। विल लुक एट द टेक्निकल डिटेल्स ऑफ दिस एक्ट आल्सो। एंड बिलीव मी गाइस, chapter by chapter, one by one, when you guys will keep watching these videos, you will feel as if you are also a part of this freedom movement. आपको ऐसा लगेगा कि आप भी भारत की इस आज़ादी का एक हिस्सा बने हैं। And when we'll reach here, the Indian Independence Act, you will not wait till 15th August to celebrate the इंडिपेंडेंस डे। आप 15 अगस्त का इंतजार नहीं करेंगे। जिस दिन ये कोर्स खत्म होगा, इस आखिरी वीडियो में हम पहुंचेंगे, आई एम डैम श्योर यू गाइज वुड बी वेरी हैप्पी, वेरी थ्रिल्ड, very excited. You guys will cherish how our freedom fighters have given their life, have made the supreme sacrifice for our nation. कैसे अपनी जान उन्होंने हथेली पर रखकर हमारे लिए लड़ाई दी, अपना बलिदान दिया, अपना परिवार को खोया। We'll look at all of these things. We'll study this subject very scientifically. We'll restrict ourselves to UPSC's perspective. हम UPSC के syllabus के according चलेंगे so that it will make sense. This is a comprehensive course. All right. So in the introduction class, whatever books I have recommended, जो भी किताबें मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बताई हैं, उनको जरूर आप पढ़ना साथ साथ में शुरू कर दें। उसमें दिए गए निर्देशों का, इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करें। एट द सेम टाइम प्लीज गो टू द वेबसाइट, डाउनलोड द PDF and also start solving the MCQ test. I hope this video was helpful to all of you. I know this video would have appeared to be little difficult to you at this moment. अभी आप लोगों को वीडियो थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, but at the end of this course, this video will act as a revision video for all of you. ये आपके लिए एक revision video का काम करेगा आपके एग्जाम से पहले। Wish you all the very best. God bless you.